नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या वाकई में बिहार की सियासत में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है? मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के महज 105 दिन बाद ही नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया और इसके साथ ही बिहार की सत्ता को लेकर नए सियासी समीकरण बनने लगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह कि नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने के बाद बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या बिहार में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा या फिर जेडीयू अपने किसी भरोसेमंद चेहरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप देगा? फिलहाल बिहार में एनडीए सरकार का समीकरण ऐसा है कि जेडीयू का मुख्यमंत्री और बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम, लेकिन नीतीश के राज्यसभा जाने के बाद सत्ता का पूरा गणित बदल सकता है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि अब नया फॉर्मूला सामने आ सकता है जिसमें बीजेपी का मुख्यमंत्री और जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह बिहार की राजनीति में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाएगा। आज बात इसी मुद्दे पर कि बिहार की कमान किसके हाथ में? कार्यकाल जो मुख्यमंत्री के नाते हैं वो हमेशा बिहार के लोग याद भी रखेंगे, उसका सम्मान भी करेंगे। नीतीश कुमार जी का राज्यसभा में आने का स्वागत करता हूं। उस समय भी हम चुनाव में भी घूम करके कहते थे कि नीतीश जी को भाजपा के लोग जो है हाईजैक कर रखे हैं और इनको दोबारा कुर्सी पे बैठने नहीं देंगे। देखिए, इसको समझने की भी जरूरत है क्योंकि बिहार की सियासत ही नहीं बदल रही बल्कि वहां जनरेशन शिफ्ट हो रही है। एक दौर हुआ करता था जब लालू यादव, नीतीश कुमार, शरद यादव, रामविलास पासवान और सुशील मोदी सरीखे युवा बिहार की सियासत के बड़े चेहरे थे। इनमें लालू यादव की सत्ता तेजस्वी के हाथों में चली गई, रामविलास की सत्ता चिराग के हाथों में चली गई, सुशील मोदी और शरद यादव दुनिया में नहीं। क्या नीतीश की सत्ता भी बेटे के हाथों में जाएगी? सवाल यह भी कि क्या उत्तर भारत की हिंदी पट्टी में दूसरे सबसे बड़े राज्य में आखिरकार बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब हो जाएगी? और क्या हमेशा से फ्रंट सीट पर रहने वाली नीतीश की जेडीयू बैक सीट पर नजर आएगी और बीजेपी फ्रंट सीट पर? क्या इसको सिर्फ बिहार की सियासत का अगला अध्याय कहें या फिर नीतीश की सियासत का अंतिम अध्याय? इस पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं विकास बारड, बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर, कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर भरत मेघवाल जी हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर देवेंद्र शास्त्री जी हैं। देवेंद्र जी, शुरुआत आपके साथ। हम इसे बिहार की सियासत का एक नया अध्याय कहें या नीतीश कुमार की इतनी लंबी पारी सियासी पारी के अंतिम अध्याय के तौर पर देखें? देखिए, मैं समझता हूं कि जिन हालात में नीतीश कुमार जी राज्यसभा जा रहे हैं और जाने के लिए वो तैयार हुए हैं, देखिए कुछ इसका राजस्थान से कनेक्शन हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि हमारे यहाँ भी कांग्रेस के अंदर अशोक गहलोत जो ऐसे सीएम हुए हैं, काफ़ी सक्सेसफुल सीएम कह सकते हैं, लेकिन वो केंद्रीय राजनीति में नहीं जाना चाहते थे और नहीं गए और चीफ मिनिस्टर के लिए यहाँ पर रुक गए, उनको बहुत मौके मिले। इसी तरह से नीतीश कुमार ने कभी भी राष्ट्रीय राजनीति में रुचि नहीं दिखाई जबकि वो मुख्यमंत्री के पद पर रहे और बहुत लंबे समय तक। इंडी गठबंधन की रूपरेखा कौन तैयार कर रहा था? नहीं, वो देखिए बीच में जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कौन प्रधानमंत्री आना चाहते थे? देखिए इनके बीच में किस तरह से क्या हुआ इसको छोड़ दीजिए। नीतीश कुमार कभी राष्ट्रीय राजनीति में नहीं आना चाह रहे? हाँ, नहीं आना चाहते थे, बिल्कुल नहीं देखे, बिल्कुल नहीं आना चाहते थे। संरक्षक के तौर पर एक दौर के अंदर क्या वो लीड नहीं कर रहे? नहीं, देखिए आना चाहते तो फिर आ ही जाते, उनके पास तो मौका था, छोड़ के क्यों गए? साथ नहीं आए ना भाई? नहीं, ये सारा साथ नहीं आए, बाकियों पर भरोसा नहीं रहा। विजेंद्र जी, ये गेम प्लान है, पॉलिटिक्स है। ये मैं ये कह रहा हूं कि अब जो आ रहे हैं नीतीश कुमार, ये पूरी प्लानिंग के साथ बीजेपी का अपना एजेंडा जो है उसके तहत हो रहा है। अभी नीतीश कुमार की उम्र क्या है सर? क्या उम्र है नीतीश कुमार की? जो भी उम्र है, जो भी नहीं से काम चलता ना सर, उम्र क्या है उनकी? लेकिन उनके रिफ्लेक्शन कमजोर हो गए हैं, इसीलिए वो तैयार हुए हैं। वो चीफ मिनिस्टर के तौर पे बहुत परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उनकी प्रशंसा में गीत गाए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो मजबूर हो गए हैं, तैयार हो गए हैं कि हाँ जी ठीक है मुझे भेज दीजिए। बीजेपी तो चाहती थी। 2 चीजों में अंतर है। देखिए, अगर आपकी बात को मैं मान लूं कि भाई वो बिहार की सियासत में प्रोएक्टिव नहीं है तो राज्यसभा के लिए तो जरूरत है ना सर एक अनुभवी व्यक्ति की जो 10 बार मुख्यमंत्री रहा हो।
जो 20 साल से बिहार की सियासत में प्रासंगिक रहा हो। बिल्कुल। अगर वो बिहार में मैक्सिमम नहीं दे पा रहे लेकिन राज्यसभा में तो दे सकते हैं। नहीं, तो इसमें सियासत कहां देख रहे हैं? जिनका जहां बेहतर उपयोग वहां उपयोग हो रहा है। राज्यसभा में कितना बेहतर उपयोग हो गया, देखिए मैं ये क्या कह रहा हूं कि उनके रिफ्लेक्शंस कमजोर पड़ गए हैं। तो ठीक है, राज्यसभा में एक सजावटी पद के तौर पे वो एनडीए का हिस्सा है तो उनको दे दिया गया है। ना, आप ये कह रहे हैं अपर हाउस सजावटी लोगों के लिए? बिल्कुल अपर हाउस, बिल्कुल बहुत सारे ऐसे लोगों को एडजस्ट किया जाता है जिनको आप दूसरी जगह पे सक्रियता से नहीं रख सकते। मैं तो उनको व्यक्तिगत राज्यसभा में दिया जाता है। आप देख लीजिए, प्रासंगिक नहीं होते लेकिन बौद्धिक तौर पर बहुत प्रासंगिक होते हैं। देखिए, वो राज्यसभा में होते हैं। आप उदाहरण ले लीजिए, अभी चीफ जस्टिस थे जिनको राज्यसभा में भेजा गया था, क्या परफॉर्मेंस है बताइए आप, क्या परफॉर्मेंस है? तो यही है, एडजस्ट किया जाता है। तो ये देखिए नीतीश कुमार का एडजस्टमेंट है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की ये राजनीति बहुत ही सफाई की है, बहुत ही चालाकी की है और वो अब राज्य को ठीक से चला सकते हैं। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बिहार को डेवलप करना चाहती थी, जो भी मुख्यमंत्री हो, कुमार की वजह से मुख्यमंत्री हो वो बेहतर होने चाहिए, प्रोएक्टिव होने चाहिए। बिल्कुल, मैं दोनों बात से सहमत हूं कि पहली तो यह कि भाई उनके रिफ्लेक्शन कमजोर थे और वो मैक्सिमम सीएम की कुर्सी के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे थे, यहां भी सही है आप। और बीजेपी ये सोच रही है भाई जनता ने उनको मैंडेट दिया है और मैंडेट का अपमान नहीं होना चाहिए, उनके काम होने चाहिए और उसके लिए एक ऐसा चेहरा हो जो प्रोएक्टिव हो। यहां भी मैं आपसे एग्री करता हूं। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को बिहार में परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा, इसलिए ये डेवलपमेंट मैं समझता हूं कि बिहार के लिए सकारात्मक। मेघवाल, आप इसको दो पार्टियों के बीच के या गठबंधन के बीच के आंतरिक मामले को मान रहे हैं या आपको लग रहा है कि नहीं, जिन्होंने इंडी गठबंधन की रूपरेखा रखी उनको वहां से मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया? क्योंकि जब गठबंधन में आप भी वहां पर चल रहे थे तो आप भी कह रहे थे कि भाई नीतीश कुमार लंबे मुख्यमंत्री नहीं रहने वाले। अगर ऐसा होता तो उनको राज्यसभा में ले जाने की क्या आवश्यकता थी? एक स्पेस के अंदर एक चीज कही जाती है ब्लैक होल। ब्लैक होल के पास कोई भी आता है ना, वो उसको समा लेता है, निगल जाता है। ऐसे ही आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी है। जितनी भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल है, आप देखिए एक एक करके भारतीय जनता पार्टी उन सबको अपने में मर्ज करती जा रही है। महाराष्ट्र में हमने देखा शिवसेना का किस तरीके से इन्होंने विलय करा, और अब बिहार के अंदर जब चुनाव हुए तब इन्होंने ये कहा कि 25 से 30 फिर से नीतीश, और अभी तो 26 भी कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन नीतीश कुमार को राज्यसभा सांसद के रूप में भेजने का बीजेपी ने फरमान जारी कर दिया। आप एक चीज सोचिए, जिसके पास 85 विधायक है, जिसके पास 12 लोकसभा सांसद है और जो केंद्र के अंदर समर्थन दे रहा है केंद्र सरकार को, ऐसा क्या कारण रह गया कि नीतीश कुमार जी 1.5 महीने बाद ही, 150 दिन बाद ही ये कहते हैं कि साहब मेरी स्थिति सही नहीं और मैं जाना चाहता हूं? क्या जब चुनाव लड़ा गया तब नहीं था? बड़प्पन है ना भाई, आपके तो कई नेता जाना भी नहीं चाहते हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने 10 बार सीएम पद की शपथ ली, जिसने बार बार पार्टी को छोड़ा, उनको अगर ये लग रहा है कि भाई अभी मैं कुर्सी के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहा, अच्छा, अगर उनको लग रहा है कि मैं बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रहा और वो कुर्सी को खुद छोड़ना चाहते हैं, इसमें क्या आपत्ति है? इतने साल में पहली बार उनको ऐसा ख्याल कभी तो होता है ना व्यक्ति को, ऐसा रिटायरमेंट भी 65 साल की उम्र के बाद ही होता है ना। अंतरात्मा 150 दिन बाद जाग गई कि मुझे राज्यसभा जाना है जदयू की तरफ से। एक मुख्यमंत्री प्रदेश का जिसने 10 बार शपथ ली है और वो एक राज्यसभा जा रहे हैं। भरत मेघवाल, रिटायरमेंट की भी एक उम्र होती है, तो कराइए ना। प्रधानमंत्री जी का रिटायरमेंट हो गई उनकी उम्र, होती नहीं क्या? प्रधानमंत्री जी का रिटायरमेंट करा दीजिए, हो गई उनकी उम्र। लेकिन आप ये देखिए कि किस तरीके से बार बार विपक्षी दलों ने कहा था कि नीतीश कुमार जी इस पुआरी को पूरा तरह से नहीं खेल पाएंगे। कहीं ना कहीं विजेंद्र जी, इस देश में भी एप्स्टीन फाइल का दबाव है, कोई ऐसा जिसकी वजह से नीतीश कुमार जी और जदयू के जो नेता है वो कहीं ना कोई ऐसी नब्ज दबी हुई है जो बेमन से उनको जाना पड़ रहा है राज्यसभा के अंदर। अमित शाह जी आप कंफर्म कर चुके हैं कि बेमन से जा रहे हो, ये तो आप कंफर्म कर चुके हैं। किसकी बात हुई? राहुल गांधी की बात हुई? जदयू, अच्छा राहुल गांधी जी दिखते हैं आपको? बिल्कुल राहुल गांधी जी दिखते हैं आपको, लेकिन आपको ये नहीं दिखता कि बिहार में जदयू के कार्यकर्ता तोड़फोड़ कर रहे हैं। जदयू के कार्यकर्ता ये बता रहे हैं कि जदयू के नेता और नीतीश कुमार के ऊपर दबाव है, वो आपको नहीं दिख रहा। अच्छा, क्या भारतीय जनता पार्टी वहां पे जदयू के मुख्यमंत्री बनाएगी? क्या बनाएगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए, सनातन धर्म के अंदर एक आश्रम व्यवस्था हम लोगों ने पढ़ी है जिसमें 4 आश्रमों का वर्णन होता है। जब राजा दशरथ जी ने अपनी बालों के अंदर सफ़ेद बाल देखा तो उन्होंने तय किया कि मुझे अब मेरा राज कार्य जो है वो आने वाली पीढ़ी को सौंप देना चाहिए और मुझे तपस्या करनी चाहिए। आप मुझे बताइए, चाहे व्यापार हो, चाहे राजनीति हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो,
सफल लोगों ने अपनी आने वाली पीढ़ियों को तैयार किया है और समय आने के ऊपर जो उनके और उपयोग हो सकते हैं उनके लिए गए हैं। चाहे शिवराज सिंह जी को मध्य प्रदेश में ले लीजिए, हमारे यहाँ वसुंधरा राजे सिंधिया जी को ले लीजिए, नरेंद्र मोदी जी को ले लीजिए, जिन्होंने भी गुजरात के सीएम पद को छोड़ते हुए प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ा। लेकिन हाँ, आने वाली पीढ़ियों को तैयार करने की परंपरा इनकी कांग्रेस पार्टी में नहीं है, क्योंकि सिवाय परिवार के कुछ दिखा नहीं। लेकिन यह सब होता है विजेंद्र जी कि एक नेता, उन्होंने जैसा अपना ट्वीट में लिखा कि मेरा स्वप्न था कि मैंने विधानमंडल के दोनों सदन, विधान परिषद और विधानसभा के अंदर काम किया है, संसद में मैं रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मैं राज्यसभा में जाऊं। और मैं माफी चाहता हूं, माननीय जब भी राज्यसभा के लिए कह रहे थे तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी राज्यसभा से आया करते थे और बहुत बड़े बड़े दिग्गज राज्यसभा से आए हैं। तो राज्यसभा को तो मैं मेरी बात कंप्लीट कर दूं, मैं आपको मेरी बात कंप्लीट कर दूं। तो राज्यसभा को हल्का, राज्यसभा को तो उच्च सदन कहा गया है। तो विजेंद्र जी देखिए, ये नीतीश कुमार जी का जाने का जो निर्णय है ये उनका स्वयं का है। दूसरा, इनकी सहूलियत के लिए बता दूं कि भैया नीतीश कुमार जी को कोई दबाव में लाता तो 2 बार आपकी तरफ आए थे ना। दबाव सहन करने वाली शख्सियत नीतीश कुमार जी नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति के निर्णय को इज्जत दे पाए, आप एक परिवार के अलावा कभी आपने दी हो तो आप इस बात को समझ पाए। दूसरा, भी ये ब्लैक होल की बात कर रहे थे। अरे दुनिया का सबसे बड़ा ब्लैक होल तो राहुल गांधी है, जिसके पास जाता है उसको संपम पाठ कर देता है। यूपी में अखिलेश यादव को कर दिया, यहां भी तो चारा चोरों के साथ गए थे सरकार बनाने। सबसे बड़ा ब्लैक होल तो राहुल गांधी है मेरे भैया, मेरी बात पे बोलने दो। अरे अपने टाइम में, अपने टाइम में, अपने टाइम में, अपने टाइम में ये क्या नॉनसेंस है? मैं अपनी पगड़ी विजेंद्र जी, क्योंकि आप गलत तथ्य ये क्या नॉनसेंस है? आप गलत तथ्य बता रहे हैं। ये क्या नॉनसेंस? अरे तो तुम्हारे राहुल गांधी जी तो पता नहीं कितनी बार राजनीति छोड़ने की बात कर चुके, इतनी सीटें आएंगी वरना राजनीति छोड़ दूंगा। तुम्हारे भैया आप लोगों के नेताओं ने तो कितनी बार, अरे चारा चोरों के साथ बैठे हो जमीनों के ऊपर। अरे आपने क्या क्या कह दिया? आज कहां से चिंता आई है? अरे भैया आपको कहां से चिंता आई है? अरे चारा चोरों की सरकार बनाओगे क्या? नौकरी के बदले जमीन जिन्होंने खाई, अरे सुनो, नौकरी के बदले जमीन जिन्होंने खाई उनको, अरे नौकरी के बदले जमीन खाने वालों के साथ जाओगे क्या? अरे नेशनल हेराल्ड के जमानतियों, अरे नेशनल हेराल्ड के जमानतियों, अरे ब्लैक होल राहुल गांधी के प्रवक्ता, इस तरीके से करोगे क्या आप? ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। भरत, विजेंद्र जी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। शिवसेना अभी महानगर के इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। मेयर कौन है? सबसे बड़ी पार्टी बनकर। मेयर किसका है? अरे भैया आप ये कह रहे हैं शिवसेना मेयर किसका है? खत्म कौन कौन हुआ है? देखिए मेयर किसका है? बिहार में सीएम कौन था? सबसे ज्यादा तो अरे मेयर सुनो, किसका है? बिहार में सीट किसकी ज्यादा? मेयर किसका है? अरे बिहार में सीट किसकी ज्यादा थी? तो क्यों बनाया नीतीश कुमार? अरे यार दोनों तरफ विजेंद्र जी, सीट कम होके सीएम बना दिया, वहां भी आपत्ति। सीट कम होके मेयर बना दिया, वहां भी आपत्ति। अरे तय तो करके आओ, किस पिच पे खेलना है भैया, तय तो करके आओ। अरे 150 दिन में अरे मेरे छोटे राहुल गांधी जी कंफ्यूज क्यों हो जाते पद की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार जी राज्यसभा के लिए बाबा के प्रवक्ता जी कंफ्यूज, पहले तय करो किस पिच पे खेलना है। संस्थानों का दबाव बनाकर नहीं चल सकती है पार्टी। अब इसमें लोकतंत्र, इसमें दबाव बनाते तो तुम इतना बोल लेते क्या भैया? इसमें जब आपने चुनाव लड़ा जी, तब एक वीडियो भी वायरल है जिसमें नीतीश कुमार के बेटे को यह कहा जाता है कि साहब विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि नहीं, इनको आगे मुख्यमंत्री नहीं रखा जाएगा, तो वो कह रहे हैं अमित अंकल ने बोला है और सम्राट चौधरी जी ने बोला है कि 15 साल तक पापा ही रहेंगे सीएम। जबकि सम्राट चौधरी ने अगर अच्छा 150 दिन में हटा दिया, उन्होंने तय किया है, 150 दिन में हटा दिया। अरे उन्होंने तय किया, तो जदयू के कार्यकर्ता क्यों रो रहे हैं? गजब ही है, क्यों तोड़फोड़ हो रही है? अरे भैया हटाना तो सीताराम केसरी जी को हटाया था ना बाथरूम में बंद करके। हटाना उसे कहते हैं, हटाना उसे कहते हैं। शास्त्री जी, अगर नीतीश कुमार ये तय करते हैं कि भाई अब मैं नहीं कर पा रहा हूं और मैं राज्यसभा अगर पार्टी भेजना चाहे तो चले जाएंगे, यहां किसी युवा को कमान दी जाए, इसमें क्या गलत है? क्या जदयू का इसमें देखिए बिल्कुल गलत नहीं है। अगर ये ईमानदारी से देखा जाए तो सच्चाई है कि पिछले दिनों के बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं जिनसे नीतीश कुमार की विधानसभा में परफॉर्मेंस और बाहर जनता में परफॉर्मेंस को लेकर के बहुत सवाल उठे, मीडिया में बहुत इश्यूज अक्सर वीडियो के अंदर नजर आए। अगर उसको रियलाइज करके और वो अगर दूसरी भूमिका में जा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि यह समझदारी का फैसला है। लेकिन चुनौती दूसरी है विजेंद्र, चुनौती यह है कि बिहार आज भी 10 साल के नीतीश कुमार के शासन और बीजेपी के सहयोग के बावजूद देश में सबसे गरीब राज्य बिहार ही है। तो ये जो चुनौती है इसको मतलब बिहार को उस लेवल से ऊपर लाने की चुनौती आज भी कायम है। अगर उसको नहीं देखा गया तो बगल में बंगाल के चुनाव हैं, वहां पर जवाब देना पड़ेगा। देवेंद्र शास्त्री जी, भाई
नीतीश कुमार मंझे हुए खिलाड़ी हैं, मंझे हुए। वो जदयू के साथ, ये आरजेडी के साथ भी रह चुके हैं, बीजेपी के साथ भी रह चुके हैं, कांग्रेस के साथ भी अलायंस करने की कोशिश की। उन्होंने हमेशा मुनाफा देखा और हमेशा फ्रंट सीट पर रहे। व्यक्तिगत मुनाफा देखा, जनता का मुनाफे का क्या होगा, ये सवाल है सियासत में बहुत कुछ वर्तमान चीजें होती सरकार हैं। के सामने। मेरा कंसर्न ये है कि भाई अगर नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला किया होगा तो बाकायदा पेपर वर्क हुआ होगा कि जेडीयू के अंदर कौन रहेगा, किस पोजीशन पर रहेगा, कैसे जेडीयू वहां इतनी ही तार्किक रहेगी, कैसे नीतीश कुमार संरक्षक की भूमिका में रहेंगे। ये सब बिहाइंड द कैमरा डील हुई होंगी, तभी तो वो एग्री किए होंगे। बिल्कुल विजेंद्र, चूंकि राष्ट्रीय राजनीति का अभी कंपल्सन है कि जेडीयू एनडीए का हिस्सा बना रहे, क्योंकि वो एक समर्थन जो है वो बहुत एक आवश्यक समर्थन है वर्तमान सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जेडीयू को यूं छोड़ दिया गया होगा कि ये बदलने से फिर टूट फूट जाए। तो इतना तो मैं कमजोर एडमिनिस्ट्रेशन जो है बीजेपी का नहीं मानता। ये सारी व्यवस्थाएं देख करके ही ये डेवलपमेंट हुआ होगा। लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू का जो भी चीफ मिनिस्टर आएगा उसके सामने ये चुनौतियां बरकरार हैं। खाली लॉलीपॉप देने से काम नहीं चलने वाला है। चुनौती तो यही है कि नीतीश कुमार की जो छवि है सुशासन बाबू की, उसको कैसे और मजबूत किया जाए, जो भी आ रहा है। लेकिन एक चीज मैं पार्टियों में देखता हूं सर, जैसे बीजेपी है सेकंड लेयर थर्ड लेयर पर काम कर रही होती है लीडरशिप के लिए, जेडीयू भी कर रही होगी। हमने बिहार के सारी पार्टी को देख लीजिए, लालू यादव की पार्टी की जनरेशन शिफ्ट हो चुकी है, रामविलास पासवान की पार्टी की जनरेशन शिफ्ट हो चुकी है। अब अगर यहां पर नीतीश कुमार की पार्टी की जनरेशन शिफ्ट हो रही है तो वेलकम होना चाहिए, वरना तो पार्टी रहेगी नहीं सर। हमने कांग्रेस के साथ देखा ना, जनरेशन शिफ्ट ही नहीं हो रही है। अब समस्या ये आ रही है कि देश में एक तो परिवारवाद का विरोध चलता है पार्टियों के अंदर राजनीतिक तौर पे। नीतीश बाबू के बाद नीतीश बाबू के बेटे की चर्चा चल रही है कि साहब राज्यसभा में जाएंगे या मंत्री बनेंगे या उप मुख्यमंत्री बनेंगे। ये क्या कहानी है? देश को क्यों गुमराह किया जाता है? ये सब इधर हम कुछ बोलेंगे, इधर हम कुछ करेंगे। ये जो राजनीति का दोगलापन है, इसको खत्म किया जाना चाहिए। दोगलापन देखिए सपा में कितना ज्यादा है सर, परिवार के सारे हैं, सब में है। कांग्रेस में कितना ज्यादा, सब परिवार से है। मैं हिंदुस्तान की राजनीति की बात कर रहा हूँ, मैं किसी भारतीय जनता पार्टी को तो सारे खुले का चेहरा है सर। अजी भारतीय जनता पार्टी में तो सब खुलेआम है। अगर कोई कंपैटिबल है अच्छा तो होना चाहिए, शिवराज सिंह चाहे वो चौहान जी, कांग्रेस में हो, वसुंधरा चाहे राजे सपा में हो, चाहे बीजेपी में हो। हाँ तो ये सबके बोलिए ना, आप सबके बोलिए ना, होना चाहिए। विजेंद्र जी सबके बोलिए ना। भारतीय जनता पार्टी में कौन सा परिवारवाद नहीं है? कौन सा आप परिवारवाद सुनिए नहीं है? समझ में आए। अनुराग शर्मा कौन सा परिवार? अनुराग ठाकुर का बता दीजिए। मतलब समझते हैं क्यों लड़ रहे हो? नहीं है कंपैटिबल परिवार का मतलब समझ रहे हैं? राहुल गांधी जी, मैंने कहा कि कांग्रेस हो, सपा हो, बीजेपी हो, भारत साहब संजय गांधी जी, राहुल इंदिरा गांधी गांधी जी, उन्होंने देश के लिए प्राण दिए। फिरोज खान जी, पेंशन नहीं ली, नेहरू जी, पेंशन नहीं ली, कोई परिवार भगोड़े नहीं थे, देखो जेलों में बैठ के पेंशन नहीं ली। अरे देश के लिए जान दिए कांग्रेस ने। ऐसे हंस के अंग्रेजों से गुलामी की पेंशन नहीं ली कांग्रेस ने। कांग्रेस ने पेंशन नहीं ली गुलामी की। कंफर्म हो चुका है कि विकास भाई, अरे एक स्वतंत्रता सेनानी का तो नाम बता दो। अरे तुम्हारा इतिहास इतना काला है कि एक का नाम नहीं बता सकते कांग्रेस पे आरोप लगाने वाले। क्या ये कंफर्म है कि इतिहास काला है, काला। भैया बोलने दो। हाँ, क्या ये कंफर्म है बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा बिहार में? विजेंद्र जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमारे वहां पर जो हमारा अलायंस है, जो हमारा गठबंधन है, उसके मुखिया नीतीश कुमार जी हैं। और नीतीश कुमार जी की राय, उनकी इच्छा से ही कौन मुख्यमंत्री होगा, किस तरीके से सरकार फॉर्म होगी, ये अंतिम निर्णय उनकी राय, उनकी इच्छा और उनकी सहभागिता से ही होगा। और देखिए, नीतीश कुमार जी ने खुद कहा है कि सरकार को मेरा पूर्णतया सहयोग रहेगा। वो राज्यसभा आ रहे हैं, कोई ये तो है नहीं कि देश छोड़ के जा रहे हैं, राजनीति छोड़ के जा रहे हैं। स्वाभाविक तौर पे आज एक बात कहिए, गुजरात से जुड़े हुए इश्यूज पे क्या नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन गुजरात के वहां नहीं मिलता? क्या अमित शाह जी का मार्गदर्शन नहीं मिलता? क्या राजस्थान में भजनलाल जी उनसे मार्गदर्शन नहीं लेते? अन्य राज्यों के जो मुख्यमंत्री है, क्या वो मार्गदर्शन नहीं लेते? अपनी सीनियर लीडरशिप से सभी लेते हैं। और राज्यसभा में जाके देश के लिए आज शिवराज सिंह चौहान जी है, मध्य प्रदेश को उन्होंने बड़ा सफल तरीके से चलाया। आज केंद्र के अंदर जाके मंत्रालय को देखिए किस क्रांतिकारी तरीके से वो संभाल रहे हैं। इसी इच्छा से उन्होंने खुद कहा है कि मेरी ये इच्छा रही है कि मैं राज्यसभा में जाऊं
और बिल्कुल वहां जाकर भी वो देश के लिए, जो बिहार के लिए उन्होंने गुणवत्तापूर्ण काम किए हैं, आने वाले समय में देश की राजनीति में भी उनका अपार सहयोग रहेगा। और उन्होंने खुद कहा है कि बिहार की राजनीति और सरकार को उनका पूर्ण समर्थन और सहयोग हमेशा मिलता रहेगा। तो मैं मानता हूं इसमें किसी को, सीधा सवाल किया, क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा? देखिए मैं आपको कह रहा हूं ना, ये गठबंधन गठबंधन तय करेगा और गठबंधन में नीतीश कुमार जी बड़े अहम रोल। देवेंद्र शास्त्री जी, ये तो मैं मानकर चल रहा हूं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, इसमें कोई किंतु परंतु बचा है क्या? नहीं, देखिए, अगर संतुलन बना के रखना है तो निश्चित रूप से जैसे विकास कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का विचार जो है वो उसको तवज्जो देनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए राष्ट्रीय राजनीति का कंपल्सन है हो चुकी होगी कि हाँ, ये तो सारी बातचीत हो चुकी होगी, नामांकन भरने से पहले ही हो चुकी होगी। लेकिन विजेंद्र, अगर हो गई होती तो अनाउंसमेंट भी करने में कोई दिक्कत नहीं थी, अनाउंसमेंट भी हो जाता। पर मैं समझता हूं थोड़ा सा है भाई, अभी क्या है कि अप्रैल तक तो मुझे लगता है नीतीश कुमार ही संभालेंगे, 16 मार्च क्योंकि जब तक कि आप उसमें राज्यसभा के अंदर नॉमिनेट ना हो जाए और वहां पर आपका कंफर्मेशन हो जाए, तब तक तो संभाल ही सकते हैं। क्या तब तक यू टर्न का डर है। तो मैं वही कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जब तक फाइनली नहीं बोल देंगे तब तक ये फैसला नहीं माना जाना चाहिए, और मैं समझता हूं इसी वजह से अनाउंसमेंट रुका हुआ है। ठीक है भरत मेघवाल, एक एक करके बीजेपी अपनी सहयोगी पार्टियों के साथ सरकारें बना रही है, सहयोगी पार्टियों को मजबूत करिए, खुद मजबूत हो रही है। कांग्रेस इस मॉडल पर क्यों नहीं चलती है? मुझे देखिए विकास जी, सहयोगी पार्टियों को मुझे बड़ी आश्चर्य होता है कि पूरे देश के अंदर एक कांग्रेस है, हाँ बिल्कुल बंटाधार, ये भारतीय जनता पार्टी का बंटाधार कर रही है, ये अखिलेश यादव को साफ कर दिया, एनसीपी को साफ कर दिया, चली गई बिहार में साफ कर दिया, इस बार ममता अरविंद केजरीवाल को साफ कर दिया, और पंजाब साफ कर दिया, इस बार तृणमूल कांग्रेस को भी साफ कर देंगे, बंगाल में भी बंटाधार है। करने वाली अब इनके एलाइज कहते हैं कि इनको रोको, राहुल गांधी ब्लैक होल को मत भेजो। गांधी तो हकीकत बता रहे हैं, इनको मना किया जाता है कि इसको भैया को अपने पास रखो, इसको मत भेजो। देश में जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला जी ने, सुप्रिया सुले जी ने, सबने पल्ला झटकाया है। भैया ईवीएम ठीक है, हम लड़के आए हैं, जीत के आए हैं। हड़बड़ाहट नहीं है, आपने ये आप लोग देखो क्या है। राहुल गांधी बीजेपी का सुपड़ा साफ कर रही है। मुझे तो उल्टा लगा कि राहुल गांधी ने जब से नेतृत्व संभाला कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। विजेंद्र जी, क्या आपको लगता है देश में, अच्छा मुझे बता दीजिए, देश में राहुल गांधी के अलावा, अरे विजेंद्र जी सुनिए, राहुल गांधी के अलावा ऐसा कोई है क्या? बहुत बड़े आप खुद की तलवार से खुद की सेना से कितने चुनाव लड़े गए राहुल गांधी के बारे में, हार गए? अरे सिर्फ 150 हारे हैं अभी विजेंद्र जी। सरकार सुनिए, पूरे 150 आ रहे हैं, 1000 चुनाव हार जाएंगे तो भी राहुल गांधी इनका नेता रहेगा। के खिलाफ बोलता हूं, जब तक एक भी विधायक, राहुल गांधी जी के खिलाफ एक भी विधायक रहेगा इनका, बातें कहीं वो सारी सत्य हो गई। जब तक एक भी विधायक रहेगा तब तक राहुल गांधी जी इनके नेता रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे कांग्रेस मुक्त अभियान पे निकले हैं राहुल बाबा, कांग्रेस पार्टी है, और राहुल बाबा ही इनके नेता रहेंगे। कांग्रेस को मंथन करना चाहिए। बीजेपी राहुल बाबा 20 साल आगे की सोचती है और कांग्रेस 100 साल पीछे की बात करती है। अपनी पार्टी को देखिए जो इंटरनेशनल लेवल पे इतिहास ना बन जाए, इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह का डेवलपमेंट चल रहा है, एक मिनट देखिए, अंतरराष्ट्रीय राजनीति का जो माहौल चल रहा है उसमें ये जो डेवलपमेंट है ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। जो हिंदुस्तान में सरकार है उसके अंदर भी मेजर चेंजेस के बारे में आप सोच सकते हैं। ये देखिए इंटरनेशनल सभी का भरत मैं व्यक्तिगत सजेशन दे रहा हूँ, भरत मैं व्यक्तिगत सजेशन दे रहा हूँ, व्यक्तिगत सजेशन दे रहा हूँ मैं आपको, भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम जानना चाहता हूं। इतिहास की बात करते करते देखिए हरियाणा में इतिहास हो गई कांग्रेस, पंजाब में इतिहास हो गई, यूपी में इतिहास हो गई कांग्रेस। इतिहास के चक्कर में वर्तमान को समझिए ताकि भविष्य में बचे। शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।